21 सितंबर 2024 रात के वक्त बेंगलोर के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर कुछ पड़ोसी इकट्ठा हुए थे। सबने अपनी अपनी नाक दबा रखी थी और वो गुस्से में बिल्डिंग ओनर को ढूंढ रहे थे। फिर जब उन्होंने अंदर रहने वाली लड़की महालक्ष्मी को कॉल किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में बिल्डिंग ओनर ने दूसरी चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। शुरुआत में सबको लगा कि शायद कोई जानवर मर गया होगा या खाना सड़ रहा होगा जिसकी बदबू बाहर तक फैल रही है, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर गए और जो उन्होंने वहां देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रूम के कोने में एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था, उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसी रेफ्रिजरेटर के अंदर उस कमरे में रहने वाली 29 साल की महालक्ष्मी की लाश पड़ी थी, वो भी कई टुकड़ों में कटी हुई। ऐसा भयानक नजारा देखकर पड़ोसी बुरी तरह घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमरे के अंदर हुआ क्या है। घबराहट में उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को घेर लिया गया और कमरे को पूरी तरह सील कर दिया गया। जब टीम ने कमरे की शुरुआती जांच शुरू की तो पहली ही नजर में कुछ बातें बेहद अजीब लगी। कमरा बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। ना कोई दाग, ना कोई टूटा सामान, सब कुछ अपनी जगह पर सजा हुआ। और यही चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि अगर यहाँ कुछ हुआ है तो फिर उसके निशान कहाँ हैं। जांच आगे बढ़ी और तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। शरीर काफी पुरानी हालत में था, यानी जो भी हुआ था वो अभी नहीं बल्कि कई दिन पहले हुआ था। लेकिन सवाल ये था, अगर ये सब कई दिन पहले हुआ था तो फिर इसकी भनक अब तक किसी को क्यों नहीं लगी? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब क्या था? एक हादसा, खुद से उठाया गया कदम, या फिर किसी ने बहुत सोच समझकर कुछ छुपाने की कोशिश की है? अब मामला सिर्फ एक घटना का नहीं था, बल्कि एक ऐसे राज का था जो जितना शांत दिख रहा था उतना ही खतरनाक हो सकता था। लेकिन अगर ये सब किसी ने किया है तो आखिर वो कौन था? उसका महालक्ष्मी से क्या संबंध था? और इस पूरे रहस्य के पीछे छुपी सच्चाई क्या है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए लेट्स डाइव इनटू द ग्रिजली फाइल्स। कहानी की शुरुआत होती है 29 साल की महालक्ष्मी से, जो बेंगलोर के व्यालीक्वल इलाके में एक किराए के एक BH के फ्लैट में रहती थी। महालक्ष्मी ऐसे तो नेपाल की रहने वाली थी, लेकिन बचपन में ही करीब 1989 में उसके माता पिता उसे लेकर बेंगलोर आ गए थे, जिसके बाद वो बेंगलोर में ही पली बड़ी और यहीं अपनी पढ़ाई पूरी की। समय के साथ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। फिर साल 2019 में महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास से हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों की एक बेटी भी हुई। दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी में काफी व्यस्त थे। हेमंत एक दुकान पर काम करता था और महालक्ष्मी भी एक सेल्स वूमन के रूप में कपड़े की दुकान पर काम करती थी। ऊपर से देखने पर तो परिवार काफी खुशहाल लग रहा था। दोनों काम कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे और अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। लेकिन कई बार जो बाहर से सही दिखता है उसके अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा होता है, और यही से इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। महालक्ष्मी जिस दुकान में काम करती थी वही उसकी मुलाकात मुक्ति नाम के एक लड़के से होती है। शुरुआत में तो बस दोनों में अच्छी बातचीत होती है, फिर मुलाकातें होनी शुरू हो जाती है और कब यह रिश्ता धीरे धीरे नजदीकियों में बदल गया उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाई। जैसे ही हेमंत को इस बारे में पता चला, घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। धीरे धीरे महालक्ष्मी और हेमंत के बीच तीखी बहसें होने लगी, रोज झगड़े होने लगे और फिर जब हालात काबू के बाहर हो गए तो आखिरकार सितंबर 2023 में दोनों अलग हो जाते हैं, जिसके बाद बेटी की कस्टडी भी हेमंत को सौंप दी जाती है। यहाँ से महालक्ष्मी की जिंदगी कभी भी पहले जैसे नहीं रही। वो अब हमेशा अकेली रहती, रोज सुबह काम पर जाती, दिन भर काम करती और देर रात तक घर लौटती। धीरे धीरे उसने खुद को दुनिया से भी अलग कर लिया। वो ना किसी से ज्यादा कुछ बात करती और ना ही किसी से कुछ खास लगाव रखती। यही वजह थी कि आसपास के लोग महालक्ष्मी को घमंडी तक समझने लगे थे। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। महालक्ष्मी बस अपने पुराने जख्मों से बाहर निकलना चाहती थी। कुछ समय बाद जब वो खुद को थोड़ा संभाल पाई तो उसने फैसला किया कि वो अपने जिंदगी को एक और मौका देगी। तभी से महालक्ष्मी फिर से जीने की कोशिश करने लगी। वो फिर से नए नए सपने देखने लगी। लेकिन शायद वो इस बात से अनजान थी कि कोई ऐसा भी था जो उसके पास ना होते हुए भी उसकी जिंदगी में अपनी जगह पक्की मान बैठा था। और उसी अधूरी चाहत ने महालक्ष्मी की जिंदगी सहित उसके सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 21 सितंबर को जब पुलिस को महालक्ष्मी की लाश मिली तो उन्होंने तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस का पहला शक गया महालक्ष्मी के हस्बैंड हेमंत दास पर, और ये लाजमी भी है क्योंकि दोनों पहले से अलग रह रहे थे। उनके रिश्ते में तनाव भी था और ऐसे हालात में शक सबसे पहले पार्टनर पर ही जाता है। पुलिस ने हेमंत दास से तबीयत से पूछताछ की, फिर उसके कॉल रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए और साथ ही उसके मूवमेंट्स भी वेरीफाई हुए। लेकिन जब घंटों के जांच के बाद भी पुलिस को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ गई। इसके बाद पुलिस का शक अशरफ नाम के आदमी पर भी गया, जिसका महालक्ष्मी के परिवार से पहले कुछ विवाद हुआ था। लेकिन
जब पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसके कॉल रिकॉर्ड वगैरह वेरीफाई किए तो उसके खिलाफ भी कुछ खास सामने नहीं आया। अब यहाँ पर पुलिस के पास सवाल तो कई थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। और तभी इस इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा नाम सामने आता है जो इस पूरी कहानी की दिशा ही बदल देता है। पुलिस को एक टाइमलाइन मिली जिससे पता चला कि महालक्ष्मी आखिरी बार 1 सितंबर को काम पर गई थी, जिसके बाद 2 सितंबर से वो छुट्टी पर थी। लेकिन उसी दौरान एक और आदमी ऐसा था जो अचानक काम पर आना बंद कर चुका था, मुक्ति रंजन रॉय। अब पुलिस ने बिना वक्त गवाए मुक्ति के कॉल रिकॉर्ड्स और मूवमेंट हिस्ट्री निकालनी शुरू की और फिर जो रिजल्ट मिला वो बेहद चौंकाने वाला था। मुक्ति के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि वो लगभग हर दिन महालक्ष्मी से बात करता था, कभी कभी तो देर रात तक भी बातें चलती थी और कई जगहों पर तो दोनों की लोकेशन भी साथ मिल रही थी। इन सब चीजों को देखकर इतना तो साफ था कि उनका रिश्ता नॉर्मल दोस्ती जैसा था ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस मुक्ति तक पहुंच पाती, इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। 25 सितंबर 2024। इस वक्त महालक्ष्मी की मौत की खबर लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स के हेडलाइंस में थी और पूरा देश बस इसी मर्डर केस के चर्चा में था। लेकिन तभी ओडिशा से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। ओडिशा में मुक्ति रंजन रॉय की डेड बॉडी मिली, वो भी के फंदे से लटकी हुई हालत में। और वही पास के टेबल से एक लेटर भी मिला जिसने इस मर्डर केस को हमेशा के लिए बदल दिया। उस लेटर में ना सिर्फ मुक्ति ने यह कबूल किया था कि उसने महालक्ष्मी को मारा, बल्कि उसने उस रात हुई हर चीज के बारे में भी लिखा था जिसको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मुक्ति रंजन रॉय उड़ीसा का रहने वाला था, लेकिन एक अच्छी जॉब की तलाश उसे बेंगलुरु ले आई। बेंगलुरु में मुक्ति उसी क्लोथिंग स्टोर में काम करता था जहां महालक्ष्मी भी काम करती थी। परिवार के मुताबिक मुक्ति एक सीधा साधा लड़का था, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था और ना ही पहले कभी उसका नाम किसी विवाद में आया था। काम के दौरान ही उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ सामान्य बातचीत होती थी, कभी मुक्ति उसकी मदद कर देता तो कभी महालक्ष्मी उसका साथ दे देती। लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत एक गहरे कनेक्शन में बदलने लगी और अब वो दोनों काम के बाद भी मिलने लगे थे। हालांकि महालक्ष्मी कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं को समझती थी क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थी, लेकिन दूसरी तरफ मुक्ति के इमोशंस लगातार बढ़ते जा रहे थे और अब वो महालक्ष्मी को एक आम दोस्त जैसे न देखकर एक प्रेमिका जैसा देख रहा था। अब धीरे धीरे मुक्ति अपना ज्यादातर समय महालक्ष्मी को देना शुरू कर दिया। वो उसे गिफ्ट देता, उसका खास ख्याल रखता और ऐसे करते हुए वो महालक्ष्मी की तरफ दिन प्रतिदिन खींचा चला जा रहा था। फिर जब महालक्ष्मी अपने पति से अलग हो गई तब मुक्ति के अंदर उसके लिए फीलिंग्स और भी गहरी हो गई और अब वो धीरे धीरे महालक्ष्मी पर अपना हक समझने लगा था। अब एक तरफ महालक्ष्मी थी जो शायद बस किसी अपने का साथ चाहती थी, कोई ऐसा इंसान जो उसे समझ सके और उसे इमोशनल सपोर्ट दे सके। लेकिन वही दूसरी तरफ मुक्ति था जो इस दोस्ती जैसे रिश्ते को अपना हक समझ बैठा था। और यहीं से ये कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। धीरे धीरे मुक्ति महालक्ष्मी को इम्प्रेस करने की कोशिशें और बढ़ाने लगा, लेकिन इसी दौरान महालक्ष्मी को एहसास होने लगा कि शायद मुक्ति इस रिश्ते को दोस्ती से कहीं ज्यादा समझ बैठा है। यही वजह थी कि उसने उससे थोड़ा दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन महालक्ष्मी का यूं बदलना मुक्ति को अंदर ही अंदर परेशान करने लगा। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूमने लगी, मैंने उसके लिए इतना किया, इतना समय दिया, फिर वो अचानक मुझसे दूर क्यों जा रही है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और जल्द ही वो बहस तीखे झगड़ों में बदल गई। अब मुक्ति धीरे धीरे इमोशनली अनस्टेबल होता जा रहा था और उसके अंदर जमा गुस्सा, नाराजगी और ऑब्सेशन धीरे धीरे एक चलते फिरते टाइम बॉम्ब में बदल रहे थे। एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो बहुत जल्द फटने वाला था। 2 सितंबर की रात महालक्ष्मी ने मुक्ति को अपने फ्लैट पर बात करने के लिए बुलाया। वो आज पूरा मन बना चुकी थी कि इस रिश्ते को यहीं पर लगाम लगा देना है, लेकिन शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ उनकी आखिरी बातचीत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी बनने वाला है। जब मुक्ति फ्लैट पर पहुंचा तो शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। महालक्ष्मी ने उसे अंदर बिठाया, चाय नाश्ता कराया और फिर दोनों में बातचीत शुरू हुई। लेकिन जैसे ही महालक्ष्मी ने उससे दूरी बनाने की बात कही, वहां का माहौल ही अचानक बदल गया। मुक्ति बुरी तरह से भड़क उठा। वो लगातार उस पर चिल्ला रहा था, तुम मुझे छोड़ने का सोच भी कैसे सकती हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और अब तुम ये कह रही हो? ये पल मुक्ति के लिए सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, मानो तो उसकी पूरी दुनिया ही छीनी जा रही थी। धीरे धीरे बहस और भी तेज होती गई। दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक चिल्लाए जा रहे थे। दोनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और तभी मुक्ति अपना आपा खो बैठता है और पास में पड़ी एक भारी चीज को महालक्ष्मी पर दे मारता है। वार होते ही महालक्ष्मी जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन मुक्ति का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। इसके बाद मुक्ति महालक्ष्मी को गालियां देते हुए उसका दबाने लगता है और इसी बीच गुस्से में उसने गला इतनी जोर से दबा दिया कि महालक्ष्मी ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जब मुक्ति का गुस्सा उतरा तो उसे एहसास हुआ कि उसने महालक्ष्मी के साथ गलत किया। अब उसने घबराकर महालक्ष्मी की सांसें चेक की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मुक्ति घबरा जाता है और उसके मन में एक सवाल लगातार घूमने लगा, अब वो क्या करे कि बच जाए।
क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने महालक्ष्मी को ऐसे ही छोड़ दिया तो पुलिस जल्दी उस तक पहुंच जाएगी। और यहीं से उसने एक ऐसा घिनौना फैसला लिया जिसने इस केस को पूरे देश में सुर्खियों में ला दिया। अगली सुबह मुक्ति फ्लैट से बाहर गया और एक नया तेज धार वाला चाकू खरीद कर वापस आया। इसके बाद उसने महालक्ष्मी की बॉडी के कई टुकड़े किए और एक सूटकेस में भर दिया। शुरुआत में तो उसका प्लान यही था कि वो बॉडी को सूटकेस में भरकर बाहर कहीं दूर फेंक आएगा, लेकिन जब उसने बाहर लोगों की आवाजाही देखी तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा और इसलिए उसने सूटकेस वाला प्लान बदल दिया। अब मुक्ति सोच ही रहा था कि वो आगे क्या करे, तभी उसकी नज़र कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर पर गई। उसने बिना देर किए बॉडी के टुकड़ों को फ्रिज में भर दिया, पूरा कमरा साफ कर दिया, फ्लैट को बाहर से लॉक कर दिया और ऐसे बाहर निकल गया जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद कई दिनों तक मुक्ति बेंगलोर में घूमता रहा और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका अपराध उसे खाए जा रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि गुस्से में उसने ऐसी गलती कर दी है जिससे अब वापसी मुमकिन नहीं थी। आखिरकार जब अपने किए को छुपाना उसके बस के बाहर हो गया तब उसने ये बात अपने भाइयों को बता दी, लेकिन इस समय तक मामला उसके हाथों से निकल चुका था। अब जैसे जैसे महालक्ष्मी की मौत की खबर चारों ओर फैलने लगी, न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बन गई, मुक्ति पर दबाव भी बढ़ने लगा। फिर वही दबाव जब मुक्ति के सहन शक्ति से बाहर हो गया तो मुक्ति अपने घर उड़ीसा भाग गया ताकि वो वहां सुरक्षित महसूस कर सके। उसे लगा था शायद घर पहुंचकर उसे वहां सुकून मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब गिल्ट सिर चढ़कर बोलने लगता है तो इंसान अपने घर में भी घुटन ही महसूस करता है। यही कारण था कि मुक्ति धीरे धीरे टूटने लगा और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। 25 सितंबर को उसने एक लेटर लिखा। उस लेटर में उसने अपनी सारी दिक्कतें बताई जो उसको महालक्ष्मी से थी, फिर अपनी नाराजगी भी जताई और साथ ही उसने अपना अपराध भी कबूल किया। इतना सब लिखने के बाद उसने उस लेटर को टेबल पर रख दिया और उसी वक्त खुद कर ली। मुक्ति की उस खुद के साथ ये केस वहीं पर बंद हो गया और एक तरफ जहां पुलिस आरोपी तक पहुंचने की तैयारी कर ही रही थी, वहीं दूसरी तरफ आरोपी पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका था। अब केस तो बंद हो गया, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी पीछे रह गए। महालक्ष्मी के परिवार को इंसाफ में क्या मिला? उस छोटी बच्ची को क्या मिला जो शायद आज भी अपनी माँ का इंतजार करती होगी? न कोर्ट हुआ, न ट्रायल हुआ और न सजा हुई। ये केस बस एक डायरी और 2 लाशों में ही सिमट कर रह गया। महालक्ष्मी का ये डरावना केस सिर्फ मुक्ति और महालक्ष्मी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो अलग अलग शहरों में अलग अलग चेहरों और नामों के साथ बार बार दोहराया जाता है। महालक्ष्मी का ये केस हमें यही सिखाता है कि ऑब्सेशन को प्यार नहीं कहते और पोजेशन को रिलेशनशिप नहीं कहते, क्योंकि जहां मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं के साथ तुम्हें मेरी मर्जी से चलना होगा जोड़ा जाए, वहां प्यार नहीं एक बड़ा खतरा होता है जिसको वक्त से पहले न टाला गया तो वो जिंदगी तक उजाड़ सकता है। अब जाते जाते एक सवाल आपसे है, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो ये सोचकर रुके हुए हैं कि एक दिन वो बदल जाएगा या बदल जाएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही डीप ट्रू क्राइम केसेस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्राइम्स नहीं बताते बल्कि उन कहानियों के पीछे छुपे सच को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और डार्क और डिस्टर्बिंग केस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग द ग्रिजली फाइल्स।